नमस्कार, मैं विधि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारी आईटी लॉ की अगली सीरीज़ में। पिछली सीरीज़ में हमने बात की थी सेक्शन 10 के बारे में। तो अब सेक्शन 10 के आगे हम बात करते हैं सेक्शन 11 के बारे में। तो सेक्शन 11 बात करता है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। अब एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब है कि भाई अगर कोई रिकॉर्ड बना है तो वो रिकॉर्ड किसी का होगा, तो वो किस तरह से होगा और वो सो एंड सो पर्सन उस रिकॉर्ड पे अपनी अथॉरिटी कैसे शो करेगा, बेसिकली ये इस बारे में ये है। तो वो इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो रिकॉर्ड है, ये जो इसका ओरिजिनेटर है, जैसे कि हमने पिछले सीरीज में ओरिजिनेटर के बारे में पढ़ा था, जो ओरिजिनेटर जो है, जो इसको शुरू कर रहा है, वो उसी के थ्रू बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आया हो। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई उसके बिहाफ में, जैसे कि अगर किसी उस ओरिजिनेटर ने किसी को अगर अपने बिहाफ में ऑथराइज कर लिया हो इस चीज के लिए कि यू कैन सेंड दिस मैसेज एंड ऑल। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर एक सिस्टम डेवलप, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि थ्रू दिस प्रॉपर सिस्टम और थ्रू दिस प्रॉपर चैनल ये इंफॉर्मेशन जो है आएगी। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई फॉर्म भरा, कोई जो आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, तो अगर डायरेक्टली आपको वो वहाँ से अगर वो पर्टिकुलर वहीं से अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के उसके पार्ट से, जैसे कि आप सिविल जज वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर जैसे उसको हाई कोर्ट ही कंडक्ट करा रहा है, दैट मीन्स डायरेक्टली इट वाज कंडक्टिंग, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डायरेक्टली वो ऑथराइज्ड हो रहे हैं, वो उसका एट्रीब्यूशन उस तरह से हो रहा है। अब बिहाफ की बात है, बिहाफ की बात आती है, तो अगर किसी एजेंसी के थ्रू वो काम हो रहा है, किसी को ऑथराइज किया हुआ है कि ये सो एंड सो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कन्वे कर सकते हो, तो वो कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन होती है एक इंफॉर्मेशन आपने डेवलप कर दिया है। इंफॉर्मेशन डेवलप करने का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आपको मैसेजेस आते हैं, कुछ बल्क मैसेजेस होते हैं ऑपरेटर वाले, तो कोई डायरेक्टली वहाँ बैठा नहीं होता है आपको वो मैसेजेस करने के लिए, वो उनका सिस्टम इस तरह से डेवलप हो जाता है कि वो सारे मैसेजेस जो हैं आपको इस तरह से कन्वे होते रहते हैं। तो ये 3 चीज़ों से जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एट्रीब्यूशन होता है। अब सेक्शन 12 और 13 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रेसिप्ट की बात करता है। ऑब्वियसली जैसे कि हम ऑफलाइन में बात करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड है तो वो उसकी रेसिप्ट भी हमारे पास होती है, तो इसी तरह से हम ऑनलाइन में भी वो सारे कहना चाहिए कि सारी फॉर्मेलिटीज हम सारी फॉलो अप करते हैं। तो इसी तरह से 12 और 13 जो सेक्शन है वो उसके रिसिप्ट के बारे में बात करता है। वो भी उसी तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में होगी, प्रॉपर तरीके से होगी, डायरेक्टली हो सकती है, इनडायरेक्टली हो सकती है, या कोई एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके लिए डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि आप मैसेजेस रिसीव करते हैं, ईमेल रिसीव करते हैं, जैसे कि आप एक ईमेल रिसीव करते हैं जो या तो आपको डायरेक्टली ईमेल किया जाता है, या तो एक ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा ईमेल में, कॉपी टू, मतलब वो जो है आपके अलावा किसी और को कॉपी होकर आया, या मेन मैसेज कोई और है उसकी कॉपी आपको मिली है। तो ये सारे मीडियम्स होते हैं कि आपको आपके पास एक रिसिप्ट भी बन जाती है कि हाँ ये प्रॉपर मैसेजेस है। उसका टाइम और प्लेस डिसाइड करता है, सेक्शन 13 में ये सारी प्रोसीजर्स दी हुई हैं। सेक्शन 14 और 15 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं। सिक्योर से यहाँ पर मतलब है कि अगर किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू या प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आपको उस तक पहुंचना पड़ रहा है, जैसे कि कई जगहों पर आपने देखा होगा पासवर्ड्स होते हैं, या आपसे वो कहा जाता है कि ये जो प्रॉपर कुछ वर्ड्स दिए होते हैं उसको आप यहाँ पे टाइप करिए, वो ये सारी चीज़ें जो आपको दी होती है ये बताती हैं कि वो जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या प्रॉपर जो सिस्टम है वो सब क्या है, सिक्योर्ड है। इसी की बात करता है सेक्शन 14 और 15। जैसे कि आपने रेलवे में टिकट्स आप बुक करते हैं, उसका जब आप अपना वो खोलते हैं तो वहां पे भी आपको सिक्योरिटी की जो है उससे होकर जाना पड़ता है, वो पहले आपको टाइप करना होता है, उसके बाद आप आगे प्रोसीजर कर पाते हो। तो ये सारा सिस्टम जो कहलाता है वो सिक्योरिटी के लिए होता है। तो इस तरह का अगर कोई रिकॉर्ड सिग्नेचर जो है इस तरह के सिस्टम में अगर है तो वो सिक्योर कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 और 15। सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 बात करता है ये सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में कि ये जो
सिक्योरिटी प्रोसीजर की हमने बात की है सेक्शन 14 और 15 में, वो किस तरह से होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए सारे मेजर्स डिसाइड करती है। तो इसके पीछे उनका सिस्टम किस तरह से होता है कि मतलब किस बेसिस पे वो लोग करते हैं। तो उसके लिए उनके पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है, उसका क्या आउटकम होने वाला है, उसका यूज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी की प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस जो है वो डिसाइड करती है कि किस तरह से ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो काम करेगा, सिक्योरिटी की प्रोसीजर किस तरह से होगी, क्या क्या लोगों को उसमें आगे जा करके करना पड़ेगा। सेक्शन 17 बात करता है कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट की। दैट मीन्स ये सारी प्रोसीजर्स के लिए हमारे पास एक कंट्रोलर होगा जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जिसको अपॉइंट करेगी, और उसके जो भी प्रोसीजर्स होगी, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और इस कंट्रोलर के साथ साथ असिस्टेंट कंट्रोलर और डेप्यूटी कंट्रोलर भी अपॉइंट होंगे जो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे या उसके अंडर काम करेंगे। ये सारी प्रोसीजर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होगी। सेक्शन 18 बात करता है कंट्रोलर के फंक्शंस की। तो कंट्रोलर का फंक्शन क्या होता है कि जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है उनको पहली चीज तो सुपरवाइज करना, उनके लिए पब्लिक की डिसाइड करना, और वो किस तरीके से काम करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों का कंट्रोल करना, ये बेसिकली जो कंट्रोलर होता है उसका फंक्शन होता है। इसके अलावा सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिस तरह के स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी, दैट मीन्स वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनका क्या लेवल होगा, क्या एजुकेशनल, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, ये सब कुछ डिसाइड करना। बेसिकली जितना भी अब हमारा ये काम है जो हम आईटी लॉ के थ्रू कर रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ये सारा काम हमारा कंट्रोलर का जो है फंक्शन वो करता है। उसका जो भी उसका डिपार्टमेंट जो है पूरा वो इस चीज़ को मैनेज करता है। सेक्शन 19 बात करता है फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के रिकग्निशन की। देखिए क्या होता है कि जब हम ई कॉमर्स की बात करें तो ऑब्वियसली एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सारे बिजनेस, ये सारी चीज़ें भी हम ऑफकोर्स करेंगे ही। और ज़रूर ये सारा ऑफलाइन फॉर्म में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इतनी दूर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की फॉर्म में होंगी। तो इसके लिए हमें वहाँ की अथॉरिटीज़ को भी कुछ रिकॉग्निशन तो देनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम कर पाएंगे। तो इसके लिए भी कंट्रोलर जो है उनकी सारी चीज़ों को देखने के बाद, सारे जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने के बाद उनको एक रिकग्निशन दे सकता है। सेक्शन 20 बात करता है कि कंट्रोलर एक्ट एज अ रेपोजिटरी। दैट मीन्स कंट्रोलर के पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जो डाटा है वो उसके पास सेफ रहेगा विथ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योर्ड मैनर में उसके पास वो सारी चीज़ें, सारा एक तरह से डाटा बेस जो है उसके पास प्रिपेयर्ड रहेगा, उसके पास तैयार रहेगा। सेक्शन 21 बात करता है लाइसेंसिंग के बारे में। लाइसेंसिंग जो कंट्रोलर आपको इशू करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स से रिलेटेड, तो इसके लिए कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए नॉर्म्स डिसाइड करेगा, वो नॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हो सकते हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें, जो कोई क्वालिफिकेशन, मैन पावर, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, उसके हिसाब से अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ही आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो है ये इशू, उसका लाइसेंस जो है वो इशू होता है। और इसमें कंडीशन ये होती है कि ये उतने टाइम के लिए इशू होगा जितने टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और दूसरी चीज, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। सबसे बेसिक जो इसका इंफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है कि आपने अपने लिए इशू किया, किसी को ट्रांसफर कर दिया। ये ट्रांसफरेबल बिल्कुल नहीं है, ना कि हेरिटेबल, मतलब आप हेरिटेज में भी नहीं दे सकते हो इसको। ये 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको जो है लाइसेंस इशू होगा। सेक्शन 22 बात करता है लाइसेंसिंग के लिए एप्लीकेशन के बारे में, कि आप लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में करेंगे, जो फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। उसका जो फी होगा, एक पर्टिकुलर फी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कई बार 25,000 होता है या मोर देन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करे।
वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। तो वो फीस और सर्टिफिकेशन और प्रैक्टिस, आपका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ों के साथ आप एक एप्लीकेशन उस सर्टिफिकेट के लिए लाइसेंसिंग इशू के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेक्शन 23 बात करता है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस की। यहाँ जैसे कि हमने इसके पहले वाले सेक्शन में बात की कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये लाइसेंस इशू होगा, उसके बाद आपको उसका रिन्यूअल करना पड़ेगा सेम प्रोसेस के साथ, सेम आप फी पे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार क्यों, देखिए क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये कोई चीज़ हो रही है, तो अगर आपको एक बार इशू कर दिया गया तो भाई आपको चेक करते रहना भी तो ज़रूरी है, आप उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं कुछ, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि अगर आप उसका कोई मिसयूज़ ना हो। इसीलिए प्रॉपर टाइम बाय टाइम इस रिन्यूअल के थ्रू जो है गवर्नमेंट उसको चेकआउट करती रहती कि भाई क्या उसमें प्रोसेस चल रही है। सेक्शन 24 बात करता है लाइसेंस के ग्रांट या रिजेक्शन के बारे में। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन कंट्रोलर कि वो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको लाइसेंस ग्रांट करे या रिजेक्ट करेगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा कुछ देखने के बाद आपको वो लाइसेंस जो है इश्यू होगा। इसके अलावा सेक्शन 25 बात करता है आपके लाइसेंस के सस्पेंशन के बारे में। दैट मीन्स अगर आपने जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं किए, अगर या कोई फॉल्स आपने कोई अपनी पहचान बताई है या कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस होंगी आपके लाइसेंस के इशू, सस्पेंशन और रिवोकेशन के बारे में। तो हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे हम आपसे आईटी लॉ की और भी सीरीज में मिलते रहेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा लॉ है, 94 सेक्शंस है, हमें एक एक सेक्शन पे बहुत डिटेल में बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। क्या है कि एक ही बार में अगर हम सारा कुछ पढ़ लेंगे तो एक साथ में थोड़ा सा आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कीप इन टच और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए। आपके अगर कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।